नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चलिए आइए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। 1 मिनट मुझे बस टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ कि अगर कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो ये सेशन चलते रहे, एकदम बंद ना हो जाए। और आज हम लोग न बाल रोग से संबंधित बातों को हम रखने वाले हैं। आप लोग के मन में कोई भी शंका हो तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोग जरूर बात कर सकते हैं। और क्रॉस करिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो क्रॉस करिए आप। हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं, जो बाल रोग के पेशेंट आते हैं बच्चे, तो अगर उनको अतिसार हो रहा है या उदरशूल हो रहा है तो उसमें हम लोग अतिविषा का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको रक्तातिसार होता है, मतलब खून आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है और खून आ रहा है। कभी कभी ब्लीडिंग पाइल्स हो रहे हैं, रक्तार्श है या रक्तज प्रवाहिका है, मतलब कृत्य अपिकृत्य संज्ञताम जाके आए तब भी वो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि उनको पेट साफ हो गया है, कृत्य अपिकृत्य असंज्ञताम ऐसे होता है। तो इसमें अतिविषा का बहुत प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये अतिविषा कॉस्टली होता है, तो हमें कम मात्रा में ही प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं बच्चे जिनको लूज मोशन हो रहा है, 6 6 दिन से लूज मोशन हो रहा है और कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह काम नहीं कर पा रही है। और 1 साल 2 साल के बच्चे आते हैं, तो उसमें 2 3 दवाई है जो आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक है संजीवनी वटी, 2 2 गोली दिन में 3 बार TDS मधु के साथ देना है। दूसरा है कुटजा रिस्ट, 2 2 चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ मिक्स करके पिला देना है। और बाल चतुर्भद रस अगर हम दे दें तो 2 3 डोज में ही यह कम कर देता है, इतनी बढ़िया ये, क्योंकि संजीवनी वटी, कुटजा रेस्ट और बाल चतुर्भद रस, इस तरह का कॉम्बिनेशन वहां पे आम का भी पचन करता है और अतिसार की संप्राप्ति को भी भंग कर देता है और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। उदर शूल में और क्या देना चाहिए, तो
अजवाइन जो रहता है वो 1/4 टीस्पून, जो छोटा चाय का चम्मच होता है उसका 1/4 मात्रा में, और खाने का जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, वो 1/4 टीस्पून, या फिर इनो होता है ना, इनो में भी सोडा होता है, तो वो भी हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ले, अजवाइन के साथ ले। वो लेते ही तुरंत ही पेट दर्द पैदा हो जाता है। उसी तरह से हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, अगर आए, अगर नहीं आते तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे पेडियाट्रिक वार्ड है और वहां पे बर्थ एस्फिक्सिया के पेशेंट हैं, तो प्राण का पोषण जो होता है, हमारे शरीर के प्राण जो है, प्राणायतन, 10 प्राणायतन बताएं, उनका पोषण श्वास से, जो अंबर पीयूष या ऑक्सीजन होता है उससे ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि अंदर के बाह्य प्राण तो है, लेकिन अंदर के प्राण का पोषण नहीं हो पा रहा, उससे फिर ब्रेन पे असर होता है। तो प्राणिक प्राण के जो 10 आयतन बताए, उन प्राण के सभी स्थानों पे उसका असर हो जाता है। तो इसमें हम चिकित्सा किस तरह से विचार करें, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि आम पचन करना है। और बच्चों के लिए सबसे अगर दवाई अगर देखा जाए तो पंचकोल जो है, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक शुंठी, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह से चातुर्जात है, वह सुगंधित द्रव्य है, पित्त पर उसका कार्य होता है, वायु का अनुलोमन है, पित्त पे भी काम करता है और मज्जा पे भी काम, यह पित्त धरकला सब मज्जा धरकला, जो पित्त दोष पे काम करेगा वो मज्जा पे भी काम करता है। इस तरह से चातुर्जात जो है वह मज्जा पे काम करता है, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, और वायु का अनुलोमन भी करता है। पक्वाशय में जो वायु है और मल है उस पर उसका कार्य होता है। तो चातुर्जात का प्रयोग हर बच्चे को करना चाहिए। और आम अपचन करने के लिए पंचकोल का प्रयोग करें। दो ही तरह के दवाई है, पंचकोल और चातुर्जात। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बर्थ एस्फिक्सिया से रिलेटेड, जो ब्रेन पे अफेक्ट होता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, डिलेड माइलस्टोन हो गया, या और भी जो भी प्रॉब्लम है, उसमें भी हम जो भी डिलेड माइलस्टोन होता है, बच्चे का कॉग्निशन बहुत वीक है, आईक्यू बहुत वीक है, क्यों? क्योंकि उसका बर्थ एस्फिक्सिया का हिस्ट्री रहता है, उसमें ये सब का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है कि वाक संग भी है, बच्चा बोल नहीं पाता है तो भी हमें आम पाचन के लिए पंचकोल और चातुर्जात का प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर बच्चे मतलब 1 मिनट रुके, अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, मतलब उंगली अपना चूस रहा है बहुत बार बार, तो क्या करना है कि उसको ना ये करना चाहिए, प्रियाल जो होता है जिसको हम चारोड़ी बोलते हैं, वह माता को और बच्चे को दोनों को देना चाहिए। और जब शिरप अवस्था होती है उस टाइम पे, जब दूध पे बच्चा रह रहा है उस टाइम पे देना चाहिए। और बुद्धि स्मृति और एकाग्रता बढ़ाने वाले जो पथ्य है और मेडिसिन है उनका प्रयोग करना चाहिए। और हमारा आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार में पंचगव्य घृत बताया गया है, जो गाय के गोबर, गोबर का रस, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय का दूध, ऐसे 5 चीजों से जो पंचगव्य घृत है उसका प्रयोग करें। या फिर जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग पंचगव्य का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि गोबर का रस और मूत्र उनको नहीं अलाउड, तो महापैशाचिक घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी और शंख पुष्पी का प्रयोग करें। तो अगर माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे विकृति है जिससे थंब सकिंग हो रहा है, वह ठीक हो जाता है पूरी तरह से। इसी तरह से बच्चे को अगर कोल्ड कफ और अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे ग्रंथों में दशमूल पेया बताई है। तो पेया बनाए और उसमें दशमूल डाल के बॉईल करके और थोड़ा थोड़ा दें, और वो भी कब दें? जब वायु का काल होता है। तो वायु का काल कब होता है? तो सुबह 2 से 6 बजे के बीच में, ऐसा साधारणतः माना जाता है, 2 AM to 6 AM, और शाम को 2 PM to 6 PM, ये वायु के काल में दशमूल पेय अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अतसी चूर्ण को काढ़ा बना के देना है, और अतसी चूर्ण का जो काढ़ा है वो बच्चे को थोड़ा सा पिला दें, उससे उल्टी हो जाएगा, उल्टी होगा, वमन होगा, और बच्चे को श्वास में फायदा होगा। या फिर यष्टि मधु के साथ थोड़ा सा मदन फल चूर्ण को मिक्स करके शहद के साथ और चटा दें, वो लेने के बाद थोड़ा सा उल्टी हो जाएगा। थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। उल्टी हो गया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या नमक का पानी पिला के उल्टी करा दे बच्चे को। और आयुर्वेद में वमन बोला है, बच्चों को भी बोला है, लेकिन कम मात्रा में, डोज के हिसाब से। इसी तरह से अतसी का जो लेप होता है वह बच्चे के छाती पे लगाना है दूध के साथ मिक्स करके, क्योंकि वह अतसी, जब तीसी को पीसते हैं हम लोग तो वो बहुत चिपचिपा होता है, तो वो स्टिकी होता है, तो दूध के साथ अगर हम देते हैं तो बच्चे का जो स्किन है
दूध के साथ देने से कोई भी तकलीफ नहीं होती है, स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए अतसी का लेप और दूध का हमें वहां लेप करना चाहिए। इसी तरह से एक आते हैं दाड़िम गुड़ अवले। दाड़िम गुड़ अवले जो है अष्टांग हृदय में बालोपचारणी अध्याय में उसका रेफरेंस है, उसका अगर प्रयोग करें, और जिनको बार बार रिकरेंट कोल्ड कफ अस्थमा ऐसे हो रहा है, तो उसमें दाड़िम गुड़ अवले अगर बना दें, दाड़िम का रस लेके गुड़ डाल के और अवले जैसा बना के और उसका प्रयोग करें, और उसमें शुंठी वगैरह डाल दें, पंचकुल डाल दें, त्रिकुटू डाल दें, चातुर्जात डाल दें, अवले घर का घर में बता सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये पांडुरोग श्वास का में प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि जब भी दाड़िम गुड़ अवलेह बना रहे हैं, तो जो बीज है दाड़िम का, उसको ग्राइंड नहीं करना चाहिए हमें, उसमें रस निकाल के, जैसे हम लोग नींबू का रस बना वैसे ही जो ये जो है, मतलब हमें मिक्सी में नहीं घुमाना है, हमें कपड़े में लेके और उसको ऐसे निचोड़ना है, तो जो रस निकलेगा उसका प्रयोग करना है। नहीं तो जूस बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पूरा दाड़िम के बीज सब निकाल के और मिक्स करते हैं, तो बीज नहीं जाना चाहिए। दाड़िम गुड़ अवलेह है, उसमें केवल और केवल रस चाहिए, बीज का कोई भी अंश नहीं चाहिए। इसी तरह से बच्चों का जो श्वासोश्वास होता है, उसके उसके बहुत सारे हेतु और कारण होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो देखना है। तो पहले तो देखना है कि एडिनोइड ग्लैंड्स हैं वो बढ़े हुए हैं क्या, फिर गल शुंडिका की वृद्धि है क्या, टॉन्सिलाइटिस है क्या, कान के साइड में पैरोटिड ग्लैंड होता है या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, वहां पे सूजन है क्या, वो देखना चाहिए। ट्रकिया में कफ संचिति है क्या, मुंह खुला के देखना चाहिए कि वो बहुत कफ जमा है क्या, वो देखना चाहिए। और हेतु में देखें तो बच्चे को अभी क्या है ना, नर्सरी के टीचर लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम जो है वो नर्सरी के बच्चे जो रहते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनको संभालने का जो टीचर के काम होता है वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बड़े बच्चों को तो हम पढ़ा सकते हैं, बड़े बच्चों को डांट दे दो शांत बैठते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते हैं। और माएँ जो रहती है वो इतना प्यार करती है बच्चों को कि स्कूल भेजना है ना, तो एक एक ग्लास बड़ा दूध बॉर्नविटा डाल के या कुछ डाल के और पिला के भेजती हैं। और बच्चे स्कूल में आते ही पहले तो उल्टी करते हैं, कफ का काल है, और मतलब 6 से 10 का जो टाइम है वो कफ का काल रहता है, और बच्चे का शरीर भी कफ का काल है, और उसमें दूध पिला के भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि कफ संचित रहती है, और फिर घर में जाते हैं तो बच्चे वो जैम जेली वो खाते हैं बहुत, और मैगी ये सब खाते हैं, तो उनका जो कफ है ना वो बढ़ा, मैगी से नहीं बढ़ता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैगी जो बनता है मैदा से बनता है, तो वो पचता नहीं है, पेट में आम संचिति बहुत ज्यादा रहती है। और जेली खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, इससे कफ यहीं पे अटका हुआ रहता है, वो टॉफी वगैरह निगलते नहीं है, उससे कफ बनता है। आइसक्रीम खाते हैं बच्चे, खाना बुरा नहीं है, अगर शरीर को तकलीफ हो रही है तब की बात बता रहा हूँ। तो ट्रकिया में कफ की संचिति हुई है, उसके वजह से श्वासोश्वास हो रहा है क्या, श्वास मार्ग अगर छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है क्या, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, तो ये सब चीजों को हमें देखना चाहिए। और जब प्यूबरिटी होती है तो वोकल कॉर्ड जो रहता है वो अलग तरह से ऐसे फैलने लगता है, उस टाइम पर भी सांस लेने में तकलीफ होती है, स्वर यंत्र जो रहता है उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो श्वासोश्वास क्यों हो रहा है उसका हमें हेतु निकलना चाहिए, खान पान बच्चा क्या खिलाया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, इस सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप प्लीज कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, आपका कोई अनुभव है तो कृपया शेयर करिए आप। जी सर, प्रणाम सर। सर, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा। और यहाँ पे ना सर, सच में ये खान पीन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सुबह बच्चे जैसे बहुत ही मतलब आजकल तो 2.5 साल का भी नहीं होता है बच्चा, उनको स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। प्ले ग्रुप है ये। तो उनको ना उनको हर माँ को फिर वो एक ही लगता है कि इनका अभी सुबह का ब्रेकफास्ट क्या दे। तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि उनको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, जबरदस्ती बोर्नविटा डाल के, या फिर केलॉग्स का भी फैशन है आजकल, तो वो केलॉग्स भी खिलाया जाता है दूध के साथ। मतलब हम जिसे विरुद्ध आहार बोलते हैं वही सब चीजें हमारे पेशेंट करते रहते हैं। और उन्हें फिर टिफिन में फिर सुबह क्या बनाना है, क्योंकि बच्चों को पहले कैसे कुटुंब में सब फैमिली मेंबर्स रहते थे, तो अभी की कैसे कंडीशन है कि जैसे एक दो लोग रहते हैं और उनको सब फिर किचन का काम भी करना है, बच्चों को नहलाना भी है और सब। तो उन्होंने एक मतलब सिंपल ब्रेकफास्ट टाइप, जैसे चिप्स डाल दिया, जैम ब्रेड दे दिया,
ये उनका मतलब फैशन ही हो चुका है। उनको ऐसे नहीं लगता है कि हम कभी चपाती रोल बना के दे या फिर पराठास बना के दे, ऐसे कभी करते ही नहीं है। उस वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा दोष संचिति हो रही है। और ये बिल्कुल कफ वाला काल होता है बच्चों का, तो यहाँ पे जैम जेली मिक्स फ्रूट, हम मिक्स फ्रूट को अलाउड नहीं करते आयुर्वेद वाले। और ये पूरे मिक्स फ्रूट जैम वगैरह खाना इनका रहता है। टमाटो सॉस बहुत रहता है, क्योंकि कोई भी स्नैक्स आइटम दे रहे हैं तो उनको लगता है वो ड्राई नहीं हो, इसलिए वो टमाटो सॉस भी उसमें डाला जाता है टिफिन में। मायोनीज भी बहुत प्रचलित है आजकल बच्चों में। तो यहाँ पे कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम ऐसे ही देखते हैं कि ये बच्चों में जो एक बाल अस्थमा स्टार्ट हो जाता है, वो बड़े जब वो हो जाते हैं तो उनमें वो चीजें वैसे ही कंटिन्यू हो जाती है सर बहुत बार। क्योंकि कभी कभी ये इनको बचपन में ही इनहेलर स्टार्ट हो जाते हैं, टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, नेबुलाइजर स्टार्ट हो जाता है। तो इन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बस हाँ अभी मेडिसिन बताइए एलोपैथ ने ये देनी है तो हमें देनी ही है। तो ऐसे करके वो जब एलोपैथ जैसे ट्रीट करता है वैसे ही फिर अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो बचपन में डायग्नोस होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, वो पेशेंट फिर नॉर्मल होते हुए दिखते ही नहीं है। पर अभी जैसे हमारे पास अगर छोटे बच्चे आते हैं तो हम अच्छे से उनके कफ को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके उनको बताते हैं। और बहुत बार वो वॉमिट कर रहा है तो हम उसको होने देते हैं ताकि वो कफ निकल जाए वहां से। तो ये यहाँ पे हम कहीं जाके उनको फ्यूचर में जो जो ब्रोंकियल अस्थमा कंटिन्यू होने वाला है हम इसे रोक सकते हैं। हमें बस हम उनका डाइट चेंज करना है, उनका लाइफस्टाइल चेंज करना है, उनकी मतलब पेट साफ नहीं आ रहा है वगैरह, उन सब पे ध्यान देना है। तो हम ऐसे पेशेंट में जरूर फायदा दे सकते हैं सर। जी सर। जी। और डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बच्चों को जो माताएं जबरदस्ती खाना खिलाती हैं, सुबह सुबह बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उस पे आपका क्या विचार है? सर ये तो मैम ने जो गुड इवनिंग सर, मैम ने बहुत बढ़िया बताया और रियलिटी है सर। आज की डेट में बच्चों का एक तो कफ का पीरियड होता है, मतलब ऑलरेडी कफ बढ़ा ही होता है क्योंकि अवस्था की वजह से। और साथ में जो आहार है वो इतना ज्यादा गुरु है जिसकी कहीं कोई लिमिट नहीं कर सकती हूँ मैं। क्योंकि जैसे मैंने शायद कई बार सेशन में बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को पता चला 10-10 15-15 काजू दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स तो खूब खा रहे हैं, लगभग आधी कटोरी 1 कटोरी तक वो खा रहे हैं डेली। ऐसा तक कुछ पेरेंट्स हैं देते हैं। और ये मेयोनीज ओनीज और दुनिया भर के ब्रेड में और बहुत मतलब जो बनाते हैं ना सैंडविच वगैरह, तो उसमें सब कुछ समझ लिए कि सब कुछ गुरु रहता है। और आजकल के बच्चे उतना भी मेहनत नहीं करते हैं। मैं तो देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के पेट भी निकल रहे हैं। और नॉनवेज वगैरह तो खा ही रहे हैं, उनकी क्षमता है कि नहीं है पेट को पचाने की है नहीं, वो भी खा रहे हैं। साथ में जंक फूड वाला जैसे पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, ये सारी चीजें छोटे छोटे 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे खा रहे हैं। और वो इतना खा रहे हैं जैसे एक बड़ों की डाइट होती है, उससे भी ज्यादा खाते हुए मैंने देखा है मोमोज के केस में, बच्चों को पिज्जा उज्जा के केस में। तो जो उनका आहार है टोटल ही खराब है। जितना भी गुरु पदार्थ हो सकता है, माँ बाप सोच रहे हैं कि हम इतना पनीर खिला दें, ये खिला दें, वो खिला दें। किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि जो हम खिला रहे हैं क्या बच्चे की डाइजेस्टिव फायर उस चीज को सपोर्ट करेगी। तो डाइजेस्टिव फायर तो सपोर्ट ही नहीं करेगी। ये नहीं कि किशमिश दे दो चलो ठीक है, लेकिन वो भारी भारी चीजें ज्यादा, काजू खिलाना या ज्यादा पिस्ता खिलाना, इस तरह के भारी भारी जो है ड्राई फ्रूट्स वो खूब अच्छे से खा रहे हैं। मेयोनीज ओनीज बढ़िया से हैं ही, और जितने जंक फूड है वो खा रहे हैं, चिप्स वगैरह, बिस्किट नमकीन, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो लगभग ऑलमोस्ट उनका डेली में है, मतलब डेली उनकी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है, या जिनकी वे ऑफ प्रिपरेशन ही गलत है। जैसे मैं आपको बोलूंगी, अभी किसी ने मेरे से कहा कि, मैंने कहा बच्चा पास्ता खा रहा है तो हुआ कि पास्ता भी तो आटे का बना है। तो जब आपका ये लॉजिक होता है कि पास्ता आटे का बना हुआ है, मतलब उनको इतना ही नहीं पता कि पास्ता और रोटी में क्या फर्क है। उनका है कि इंग्रेडिएंट तो यही है। बट मैंने उनको बोला कि हाउ यू प्रिपेयर इट ये बहुत मायने रखता है। तो जब आप इन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो बच्चों में उस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जब सारे दोष उनमें बचपन से ही इकट्ठा हो गए तो यंग होने पर, मतलब जब और थोड़े से बड़े होंगे, टीनेज में आएंगे, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास कई 18-18 साल के बच्चों की भी आई है केस टेकिंग करने के लिए, जो कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला क्रूर कोस ठीक तरह है। और भी बहुत सारी उनको, छोटे छोटे बच्चों को आजकल तकलीफ हो रही है। उसके पीछे शायद जो है सबसे ज्यादा उनका डाइट का है। और उल्टा पुल्टा तो खा ही रहे हैं।
साथ में मोबाइल वगैरह यूज करना है, मोबाइल है, लैपटॉप है, छोटे छोटे बच्चे टैबलेट वगैरह सारी चीजें यूज करने लगे हैं। मतलब 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं बैठ करके, चाहे हम उनको कार्टून दिखाने के लिए दे दे रहे हैं या चाहे कुछ, मतलब उनको कहते नहीं कि आपने कहीं उनको इन्वॉल्व कर दिया सो दैट यू कैन डू योर वर्क प्रॉपरली। तो उस वजह से भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे भी कई बार देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक उठते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भरा है कि आज छुट्टी, आज तो हम 9-10 बजे सोकर उठ सकते हैं। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, उन लोग की सब चीजें खराब हो रही हैं। खाने पीने का कोई वो नहीं है, सिर्फ भारी चीजें खिलाया जा रहा। तो यहाँ पर सर गाइडेंस की जरूरत है, मतलब पेरेंट्स को एटलीस्ट बहुत ज्यादा बताना चाहिए, या इस तरह के सेशंस होना चाहिए जो पेरेंट्स के लिए रहे, नॉर्मल लोगों के लिए, कि प्लीज अपने बच्चों को भारी चीजें ना खिलाओ। जी सर, थैंक यू सर। फिर तो ऐसे आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप तो जो पाषाण युग था, पत्थर का युग था, उस जमाने में आप हमको भेज रही हैं। तो हम वो तो सर वो बच्चों उनका के। जो लॉजिक रहता है कि फिर बच्चों को जब प्रॉब्लम्स होती है ना तो वो समझते हैं। अब जैसे बताया तो था कि आपको एक छोटे से बच्चे का, जब 6-7 साल के बच्चे का मैंने देखा SGOT SGPT 2000 था, तो मेरा दिमाग तुरंत मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा इतने छोटे से बच्चे का SGOT SGPT क्यों पढ़ा हुआ है? पता चलता है कि वो बच्चा भाई 2.5-2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक डेली पीता था, और दुनिया भर का कुछ ना कुछ उसके दादाजी डेली ला करके उसको देते थे खाने को। क्यों? क्योंकि बड़ों के, अमीरों के बच्चे खाते हैं, तो भाई मेरा बच्चा या मेरा पोता क्यों नहीं खाएगा? फिर लेकिन जब एलोपैथी में गए और एलोपैथी में टेस्ट हुआ और जैसे रिपोर्ट इतनी ज्यादा आया, तो लैब टेक्नीशियन ने कहा कि बच्चे का लीवर तो फेल हो चुका है। फिर वो रोना गाना शुरू किए। फिर मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा कि प्लीज आप रोइए मत, हम आते हैं तो देखते हैं। और उसके पहले हुआ क्या था कि उसको फीवर वगैरह आ रहा था कुछ दिनों से, एलोपैथी दे रहे होंगे अपना पीसेमोनॉफ। फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, एक ही दिन रात में 30-35 वॉमिटिंग हुई, तो उस वॉमिटिंग को एलोपैथी वालों ने रोका था। और पिछला जो कचरा था, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ निकालना चाहती थी उस कचरे को, तो वहां पर भी असिस्ट नहीं किया गया। तो इसीलिए जब दिया तो बहुत सिंपल मेडिसिन से और सारे हेतु बंद करवाए, तो मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक को पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तो वजह है, छोटे छोटे बच्चे बहुत कचरा खाते हैं आजकल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं सर, वो उनका प्यार है जिसको सो कार्डो कहते हैं, और उस प्यार के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक बच्चा खा रहा है। जैसे अभी मैं आपको, तो छोटे बच्चा है, मेरे पास एक बड़ी बच्ची है जो डेली पानी के रूप में कोल्ड ड्रिंक ही पीती है, और उसके सारे कचड़े खाने के। और जब मेरे पास आती है, मैंने कहा बेटा जी जब तक आप ये चीजें छोड़ेंगे नहीं, मैं आपके अंदर चेंज की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। और रात्रिचर्या में उसके हालचाल है कि 2-2 3-3 बजे सोना है, या कह देना ऑप्शन की नींद नहीं आती, फिर दिन में सोना है ऐसे लोग का। तो इस तरह के टीन एज के तो बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं जिनकी बहुत ही गंदी सी दिनचर्या है। या जैसे पैनल पर उस दिन वो बच्ची आई थी कि हम दिन में 3-4 घंटे सोते हैं, फिर रात में 11 से 7:30 तक सो रही थी सुबह। वो बच्चों में बहुत ज्यादा कचरा खा रहे हैं, और मतलब पता नहीं कैसे उसमें उनको बहुत फ्लेवर आता है, उसमें बड़े सेटिस्फाइड फील करते हैं। मुझे तो लॉजिक भी नहीं समझ आता, क्योंकि फ्रैंकली मुझे नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है शुरू से। न हमने खाया है और न मैं उन चीजों को फेवर करती हूँ। बट उसमें कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उनके बच्चे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप तो मुझे कुछ देते ही नहीं है। उनको तब नहीं समझ में आता कि हाँ हम बीमार हो जाएंगे या सारी चीजें हैं। तो बच्चों की, और जो टीनेज है और यंगस्टर्स हैं, उनकी तो सर कह सकते हैं डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही हद से ज्यादा गंदी है आज की डेट में। जी सर, थैंक यू सर। और जो ये आगे ना बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, की हाई प्रोटीन आपको मिलना चाहिए बच्चों को, बढ़ती उम्र के साथ कॉफी लेना चाहिए आपको। बॉर्नविटा तो आम उत्पन्न कर रहा है ना बहुत ज्यादा। सर वो वो कोई बॉर्नविटा नहीं है, कोई हॉर्लिक्स नहीं है, मतलब उसमें मेरा कहने का मतलब उसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं, सिर्फ मूंगफली की जो खली होती है एक्चुअली। इसके ऊपर वीडियो भी आए हुए हैं, वो उनकी खली है। और मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा था, तब से शायद तो कभी आया ही नहीं। और इसको ये लोग हाईलाइट उस तरीके से करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो इस तरीके से कर देते हैं कि लोग सोचते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, ब्रेड के पैकेट पर भी लिखेगा विथ वाइटमिन, क्या लॉजिक है उसका? नोबडी नोज। तो ये जो सिस्टम है, और इसका मैंने पढ़ा भी था पूरा कि ये जो सारी चीजें लिखते हैं ना, विथ 45 आटा और ये प्रोटीनिशियस दिस, वो जो ऐड किया जाता है, क्योंकि जब इनकी प्रोसेसिंग होती है फूड आइटम की, तो प्रोसेसिंग के चक्कर में जो उनके रियल इंग्रेडिएंट होते हैं, फायदेमंद चीजें होती हैं, वो सारी निकल जाती हैं। तो ऊपर से जो ऐड होता है, वो ऐड किया हुआ सिर्फ वो उनके कहने भर को होता है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्योंकि वी आर दी नेचर प्रोडक्ट। जैसे मैं हर किसी को बोलती हूँ, आप लैपटॉप और टैबलेट के बनाए हुए या मशीन से बने नहीं चीज हो, आपको नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो नेचर में चीजें नेचुरल फॉर्मेट में बनती हैं, वो आप खा सकते हैं, और जो पुश्तों ने आपके घरों में खाया वो आप खा सकते हो।
जैसे अभी एक मेरे पास पेशेंट है बेंगलोर के, और मेनली वो बिलोंग करते हैं इधर कैथल हरियाणा के, तो उनके साथ में था कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट वगैरह थे, सारी चीजें। तो मैंने उनको पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या सर आप बैंगलोर में हो तो बैंगलोर का खाना खाते हो कि आप इधर का खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी? तो उन्होंने कहा दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हफ्ते में एक दिन डोसा खाते हैं, ये सब तरह की चीजें। तो मेरा पहला सवाल था, क्योंकि आपको सूट करेगा आपके कैथल का खाना, आपको आपके बैंगलोर का खाना नहीं सूट करेगा कि आप उधर के तरीके से खाना शुरू करोगे। फिर मैंने उनकी प्रॉपर बहुत सारी केस टेकिंग करी थी, जो मेरे को टाइम जैसे लगता है पूछने पर कुछ कुछ हेतु समझ में आए थे, वो मैंने उनको समझा दिया। और जैसे अभी मेरे फ्रेंड है वो भी बेंगलोर में है, तो मैंने उनका सर पेशेंट वो थी स्नीजिंग की, क्रोनिक की, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह सब सारी तकलीफ थी, और भी कुछ कुछ इशू होने लगा था। एक दिन बहुत बड़ा एलोपैथी का टर्मोलॉजी भेजी मेरे को, कह रहे मुझे गाइड चाहिए इसमें। तो मैंने कहा देखो मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे पेशेंट से बात कराना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को ही प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है चलो हम आपसे बात करेंगे। तो हमने जब बात किया तो उसमें था कि भाई हम ब्रेकफास्ट इस टाइम कर लेते हैं ये ऐसे। तो मैंने कहा सारा बंद करो, जब भूख लगेगी तो खाओगे, वरना भी कुछ नहीं। तो सर मैंने उनको शुरू में रखा कि मैंने कहा तुम बिल्कुल खिचड़ी या दलिया खाओ और ये परहेज करो, और पानी प्यास से पीना है, भूख से खाना खाना है। और मैंने एक दो चीजें और उनकी बंद कराई, और मैंने जिम बंद कराया। मैंने कहा तुरंत जिम बंद करो, क्योंकि जिम से क्या होता है कि दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, और हमें क्या करना है, शाखा से दोषों को कोष्ठ में लाना है, उसके बाद ठीक होगा। मैं सीधे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बो आपका बहुत ज्यादा फेवर करता है जिम को, तभी मैं अपने पेशेंट को जिम करने को बोलती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती, मैं योगा को सपोर्ट करती हूँ। तो मैंने उनको बताया, और मतलब आई वॉज हाईली सरप्राइज्ड कि वेडनेसडे से उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। संडे को ही उनको विदाउट एनी मेडिसिन रिजल्ट आ चुके थे काफी ज्यादा। और शुरुआत फिर मैंने उनको किया 1 ग्राम पंचकोल से, क्योंकि पता नहीं दिमाग में था कि अगर पित्त प्रकित नहीं हुई तो 1 ग्राम पंचकोल सिर्फ स्टार्ट किया। हमने कहा 1 वीक सिर्फ हम आपको यही देंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हमने क्या किया, मैंने कहा 1.5 ग्राम में मैं आपको पंचकोल दूंगी सुबह शाम खाली पेट। और फिर मैंने अभी उनको महातिक्त घृत मतलब स्टार्ट किया है, वो भी 2 ml से स्टार्ट किया कि अग्नि कितना सपोर्ट करती है। तो उनका जो था कि मुझे भूख नहीं लगती, अभी उनको भूख लगने लगी है। और महातिक्त घृत को मैंने लोकल एप्लीकेशन में बोला। और उनकी मेन प्रॉब्लम थी नेक के रीजन के पीछे पूरा ब्लैकिश स्किन हो गई थी, और भी बहुत सारे जगह इसकी मतलब ब्लैक हो गया था, और वो बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके थे, मतलब एलोपैथ भी ले चुके थे और 2-4 लोगों से आयुर्वेद भी ले चुके थे। मेरा कहने का मतलब है उनका सब में ये था कि ट्रीटमेंट हुआ और उनको फायदा उस वक्त तक था, जैसे ही हमने ट्रीटमेंट छोड़ा उनको फिर से वहीं पर हो रही थी चीजें, तकलीफ। उसके पीछे वजह थी कि बहुत रेयर लोगों ने उनके सारे हेतुओं पर ध्यान दिया, बहुत सारी चीजों पर। तो हमारा लोग का तो सर अलग है। इसी से सर हेतु से मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी मुझे किसी को लेकर जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो फिर मैंने देखा कि एलोपैथी वाले तो कुछ भी नहीं पूछते कि आप क्या खाते हो क्या पीते हो, कोई मतलब नहीं, मेन प्रॉब्लम पूछ लिया ये प्रॉब्लम है, बोला नहीं, बस सिंगल सवाल हो गया खत्म, एक लिखी दवा और भेज दिया। मैंने कहा मैं तो ऐसे मरीज को देख ही नहीं सकती, जो हमारा अपना आयुर्वेद का तरीका है कि हम लोग पूरा हेतु पूछेंगे, हर चीज अच्छे से निकालेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर डिसीज। तो ये जो वजह है कि बगैर भूख के खा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं और जो स्ट्रेस ले रहे हैं वजह हैं, इन वजहों से सर समस्या है। तो रियलिटी है, आयुर्वेद सबको पता होना चाहिए, और लोग आयुर्वेद अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, मतलब डाइट एंड लाइफस्टाइल, तो बहुत ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक भी मैंने बोला भाई सेल्फ मेडिकेशन अपने मन से कुछ भी मत करो, वो और खतरनाक कर देता है सिचुएशन को। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? या माधुरी मैडम, महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज आप एक लोग भी मिनट बोलिए देख कुछ। रही हूँ सर, एक पेशेंट मिनट। देखिए, ठीक है, देखिए। डॉक्टर मंजूनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अभय सर, हरिहर सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? महाजन सर, बोलिए सर। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। मेरी बच्ची जब स्कूल जाने लगी जी। तो उसको कोई बर्थडे होता था किसी बच्चे का क्लास में तो गिफ्ट मिल जाते थे, चॉकलेट वगैरह। कोई बस में आते जाते थे तो बस में किसी बच्चे का बर्थडे है तो बस में भी बच्चों को चॉकलेट मिल जाता था। तो महीने में 10-15 बार तो उसको चॉकलेट मिल जाती थी। वो पूरा चॉकलेट खा जाती थी कि बड़ी बहन ना खा ले मेरा चॉकलेट। और उसको चॉकलेट खाने से खांसी रोंकाई हो जाते थे। वो जब 2-4 बार हुआ तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये क्यों हो जाता है। फिर हमने देखा कि ये चॉकलेट जिस दिन पूरा खा लेती है उसी दिन इसको तकलीफ हो जाती है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आप
एक ही टुकड़ा खाओगे चॉकलेट का, पूरा टुकड़ा नहीं खाना। और आपकी बड़ी सिस्टर को बोल देते हैं कि वो आपका चॉकलेट नहीं खाएगी, आपका चॉकलेट आप ही खाना। या अपने मन से आपने देना है दीदी को तो दे देना, नहीं तो ये आपका ही पड़ा रहेगा फ्रिज में। पर एक टुकड़ा रोज खाना है, पूरा चॉकलेट नहीं खाना। तो जब हमने उसको ऐसा समझाया और वो समझ गई, ऐसा करने लगी, तो उसकी सब खांसी, रोंकाई वगैरह फिर नहीं हुए दोबारा। मतलब हेतु पे आपने काम किया, इतना बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे भी और भी कई बच्चे आते हैं। एक 20-21 साल की बच्ची आई कि मेरे हेडेक होता है, तो उसको पूरी हिस्ट्री पूछी। तो कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो? कहती है 5 बजे सोती हूँ, सुबह 5 बजे सोती हूँ। क्यों 5 बजे सोते हो, कुछ काम करते हो? नहीं, मोबाइल पे लगी रहती हूँ। और उठते कब हो? 2-2:30 बजे उठती हूँ। तो मैं क्या, ये आपको छोड़ना पड़ेगा तभी आप ठीक होगे, कितनी भी दवाई कर लो ठीक नहीं हो सकती। तो फिर तो आई नहीं दोबारा, समझ गई होगी यहाँ कि उस हिसाब से मेरे कहने से चलने लग गई होगी। ऐसे मेन कारण ही ढूंढना चाहिए। जी दवाइयां तो देंगे तो उस टाइम ठीक हो जाएगा पेशेंट, अगर कारण नहीं ढूंढेंगे तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही। तो मेन तो कारण ही ढूंढना होता है। जी, सही बताया आपने सर, थैंक यू सर। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाल रोगों पे आपका कोई अनुभव है तो शेयर करना चाहेंगे आप सर? नहीं? सर मैडम ने सारा कुछ बता दिया। वैसे जो बच्चा है उसकी जो दिनचर्या और जो माँ बाप का खाना पीना और वो उसके हिसाब से जो शुरुआत का लालन पालन जो करते हैं, सारी दिक्कतें वही रहती हैं। क्योंकि जनरल लोगों की आदत पड़ गई कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, आराम से पड़ा रहे, निपल लगा, दूध दूध निपल लगा दिया, पीता रहे, बस हमको हमको छेड़े नहीं। बच्चा भी आराम से या तो टीवी में या मोबाइल में लगा रहता है। तो इस तरह से वो भी दिक्कत हो रही है। साथ में खाने पीने की, बच्चा जब टीवी में रहेगा तो खाने पीने का भी उसको ध्यान नहीं है, उसको कितना खाना है। क्योंकि कई बार अपन लोग भी यदि टीवी देख के खाना खाते हैं, कई लोगों की आदत भी होती है, तो उसमें खाने का ध्यान नहीं रहता। एक के बजाय 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी की भूखे 4 रोटी खाएंगे। तो इस तरह के बच्चों को भी वो आदत पड़ी थी, उसके फिर अजीर्ण वगैरह वो सारी दिक्कतें, फिर उसके बाद में जो दिक्कत होती है वो सारी कुछ बड़े आदमी के हिसाब से बीमारी उनके बढ़ती जाती है। लीवर की दिक्कत है या यूरिन की दिक्कत है या फिर और कोई मेंटली दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे सारी दिक्कतें होती चली जाती है। तो मुख्य रूप से जो है बच्चों का जो है, छोटे बच्चों का देखो, चाहे 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का, 5 साल का, 15 साल का, सब दिक्कत वही है खाने पीने की। और ये घर घर में जो प्रचार का चल रहा है कि मैगी खाओ और ये आप जो दूध वगैरह उल्टे सीधे हैं, ये सब खाने पीने का, ये सारा सिस्टम खराब है। सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं और ये बच्चों को खिला रहे हैं। कुछ देखा देखी, कुछ एक दूसरे के सुनने से, और इस तरह का प्रयोग ज्यादातर चल रहा है, उसी सारी दिक्कतें ये बढ़ रही हैं सब। जी, एक बार मैं पुणे से दिल्ली जा रहा था, प्लेन में जा रहा था। तो मैं साइड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठी थी। तो वो ऐसे मेरे से बात की तो मुझे पता चला कि उनको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है। तो मैंने उनका हेतु निकाला उधर ही प्लेन में ही, जाते जाते 2 घंटे का टाइम रहता है, तो मैं ऐसे ही पूछने लगा। तो पता चला कि जंक फूड खाना, घर का खाना ही नहीं खाते हैं। और जंक फूड खाना और हमेशा पानी पीना है ना, तो फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। और बाकी तो वेग धारण और रात्रि जागरण वो तो है ही, कॉमन है ही। लेकिन जो चिल्ड वाटर का जो मुझे हेतु मिला ना, उसकी वजह से फाइब्रॉइड और फिर हैवी मेंसेस, 2-2 महीने तक मेंसेस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये बहुत जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, ये सब विरुद्ध धन्य की वजह से। और कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये सब विरुद्ध है। ठंडा पानी कौन पीता है? सर मुख्य रूप से जो ये विज्ञापन है, इनमें एक्चुअलिटी में ये जो विज्ञापन करते हैं, इन लोगों पर यदि केस होने लग जाए कि वास्तविक कोई चीज में कितना एक्चुअलिटी है और नहीं है, उसके चक्कर में लोग सामान कहेंगे जो 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 चलेगा वो बिकेगा। तो आज का विज्ञापन क्या होगा, खराब से खराब चीज हो, कोई भी आइटम हो, उसका विज्ञापन जितना ज्यादा होता है उस आइटम की उतनी सेल हो जाती है। और लोग बाग उसी को देख के टीवी भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं, अखबारों में भी आता है, उस लोग को अपने आप वो आइटम बिकने लग जाता है। चाहे वो आइटम कितना भी खराब हो, वो बिकता है। और सबसे बड़ी कमी यही है, लोग उस चीज को देखते नहीं उसकी क्वालिटी क्या है, बस केवल विज्ञापन है, विज्ञापन आ रहा है, बहुत बड़ी चीज होगी, ये भी काम करती है, ये भी काम करती है, ये भी है इसमें, ये भी है और ये भी है, और बस चलो काम खाओ। अभी वो पेप्सी और कोका कोला थम्स अप का क्या जरूरत है पीने का? मतलब इंडिया में ये सब क्यों आ रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक?
मतलब कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पीते हैं लोग? मतलब वो पी रहा है, ऋतिक रोशन पी रहा है, विराट कोहली पी रहा है, इसलिए पेप्सी पियो। इसके इससे क्या मतलब, क्या मिलता है? पेप्सी पीने से क्या मिलता है आज तक मुझे नहीं समझा। उसमें है क्या? मतलब पेप्सी में क्या है ऐसे मैं यूं कह रहा हूँ, देखा देखी इतना बड़ी भूल है कि अभी जो मजदूर काम करने जा रहे हैं खेतों में, हाँ इतनी गर्मी में काम करते हैं, और वहां क्या मांग करते हैं वो, कि बीच में हमको 3 घंटे बाद में और कोल्ड ड्रिंक ले जाओ। मतलब जो मालिक है वो दो तीन तीन चार चार बोतल इकट्ठी 2.5 2.5 3 3 लीटर ले जाता है, और उनको फिर 2 2 गिलास एक एक गिलास पिलाता है। अब वो मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा उनका? मतलब इतनी गर्मी में काम करने पर और बीच में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सौ के बस कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडे हो जाएंगे, बस ठंडी हो जाएगी, गर्मी शांत हो जाएगी। पता नहीं सब क्या चल रहा है। और मतलब अगर उनको सही बात भी बोला ना तो ज्यादा गुस्सा आता है, ईगो पे लेते हैं कोई भी कि हमको ये चीज क्यों रोक रहे हैं। वो उस समय जब बीमार होते हैं ना, उस समय वो बात मानते हैं। उसके बिल्कुल। पहले यदि आप समझाओगे तो वो बात को सुनेंगे ही नहीं। जी बीमार होने के बाद तो बात मानेगा फिर। जी। ठीक है, बहुत सही बताया आपने। चलिए हम और कुछ बातें करेंगे, पेडियाट्रिक्स रिलेटेड बातें करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में ये हटा देता हूँ। हमारे पास ऐसे जो आते हैं कि बच्चों को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है। मतलब बच्चा माता के गर्भ में है तब तक सुरक्षित है, लेकिन वो जब बाहर आया तो उसका जो बाहर का वातावरण है वो सूट नहीं कर रहा है, और उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया। तो इसमें हम आयुर्वेद से क्या दे सकते हैं? एलोपैथी में तो नहीं है। वो लोग आयुर्वेदिक दवाई हिमालय कंपनी का लिव 52 पिलाते रहते हैं। हिमालय कंपनी जो है वो बाहर की कंपनी है, और उनके ओनर कोई मुस्लिम है, और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही बेचती है हिमालय। तो लिव 52 पिलाते हैं एलोपैथी में। लेकिन आयुर्वेद में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए क्या रहता है? तो कंठकारी घृत को मधु के साथ चाटन किया तो ये पूरा जड़ से उसको ठीक करता है। और दूसरी तरह से बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो एरंड तेल होता है ना उसको नाभि पे लगा दिया, नाभि पूरण कर दिया ना, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा बच्चे जो रहते हैं वह बहुत ज्यादा काले पड़ रहे हैं, है ना? तो उसमें ज्योतिषमती का तेल का नस्य देना चाहिए। उससे क्या होता है कि वह कृमिघ्न भी है। बच्चे काले पड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का चॉकलेट खा रहे हैं, बाहर का टॉफी खा रहे हैं, बाहर का मैगी खा रहे हैं। घर का रोटी सब्जी तो आदत ही नहीं रहा। जैसे हमारे बचपन में हमको माता पिता ने ये सिखाया था कि करेले का भी सब्जी खाना है, बैगन का भी सब्जी खाना है। तो बाद में आया कि लोग बच्चे थे आलू बस खाते थे, बाकी कोई सब्जी नहीं। अब वो आलू आलू भी बंद हो गया, उसके बदले फ्रेंच फ्राइज। अगर कुछ भी खाना है तो कुरकुरे चिप्स ये खाना है, आलू खाना है तो उस तरह से खाना है। घर का सब्जी रोटी नहीं खाते। तो इसके वजह से जो भी जंक फूड खाया जाता है या विरुद्ध कंटिन्यू खाया जाता है, उससे कृमि उत्पन्न होते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं। और कृमि के वजह से शरीर का त्वचा का रंग बहुत खराब हो जाता है। तो ज्योतिषमती का नस्य देने से वो वर्ण भी है, कृमिघ्न भी है और मेध्य भी है। ये त्रिकाल बाधित सत्य है, ऋषि मुनि लोगों ने बता के दिया है। तो हमें अपने पेशेंट को कम से कम एजुकेट करना चाहिए कि ये दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा क्या है कि बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। जैसे बड़ों को स्ट्रेस है ना, तो अभी जैसे शशि मैडम ने कहा कि बच्चों को मोबाइल पे गेम दे दिया जाता है। बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है मोबाइल की वजह से, वो गेम की वजह से। तो वो स्ट्रेस के वजह से बच्चे सो ही नहीं पाते हैं, और अगर सोते हैं तो बहुत कुलबुलाने लगते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं या बात करते हैं। और टीवी में भी जो आता है ना आजकल जो कार्टून चैनल आ रहे हैं, उसमें नोबिता आता है, फिर शिनचैन आता है। तो वो कैसे है, डोरेमोन, वो डोरेमोन ही सब काम करता है, और वो नोबिता कुछ काम नहीं करता है, आलसी बच्चा है, होमवर्क नहीं करता है, उसको गैजेट चाहिए। ऐसे जो चीजें दिखाई जा रही हैं, तो बच्चे ना आलसी हो गए हैं बहुत ज्यादा। जो कार्टून में दिखाया भी जा रहा है ना, कुछ अलग तरह का विकृत चीजें दिखाई जा रही है कि पढ़ाई नहीं करना है, घूमते रहना है, सपनों की दुनिया में रहना है। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर बच्चों को इंसोम्निया हो रहा है, मतलब नींद नहीं आ रही है टाइम पे, तो क्या करना है कि कैलाश जीवन जो रहता है, वो गूगल पे आप सर्च करें, कैलाश जीवन मैंने बताया था, उसको लेके और नाभि पे लगा देना है। केवल नाभि पे लगा दीजिए, बच्चों को इतनी गहरी नींद आती है ना, इतना अच्छा दवाई है कैलाश जीवन को। इसी तरह से बेड वेटिंग का भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे ना रात को सोते सोते ना यूरिन पास कर देते हैं, तो वह कृमि की वजह से होता है। तो उसमें देखना चाहिए। दूसरा क्या है कि हर बच्चे को बाल चतुर्भद्र अगर दे दिया जाए तो वह बहुत अच्छा पैदा करता है। दूसरा क्या है कि अगर फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी है,
फुल टर्म FND जो है फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, या 7th मंथ में डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी है, तो उनमें क्या करना है कि बाल गुटी आता है, महाराष्ट्र में बहुत बिकता है, वीना मैम बताएंगी। बाल गुटी को 1 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए। और जो 8वें महीने का डिलीवरी हुआ है, 8वें महीने में, तो उनको बाल गुटी 40 दिन के डिलीवरी के 40 दिन के बाद शुरू करना चाहिए। और मतलब 40 दिन मतलब 1.5 महीने के बाद अगर दिया, 40-45 दिन के बाद, तो वह बाल गुटी का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से जो फीमेल चाइल्ड है, प्री मैच्योर है या फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो उनको क्या करना है कि चंदन बला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां जो है ना बहुत कमजोर हो रही हैं आज के जमाने में। बाद में उनको HB का भी प्रॉब्लम होता है, खून बढ़ता नहीं है, खिलाते पिलाते सब है, लेकिन मतलब इंडिया में एनीमिया बहुत रहता है, खून की कमी रहती है। तो स्त्रियों में अस्थि तत्व जो है वह तो पित्रोज अवयव से मिला हुआ है, और वह मृदु रहती है स्त्रियां। तो और आर्तवम आग्नेयम, तो इन सबको बैलेंस करना है। आर्तवम आग्नेयम, शरीर जो है वो आग्नेय है, पुरुषों का शरीर जो है वह कैसा है कि शुक्रम सौम्यम, है ना। तो आर्तव आग्नेय, तो इस तरह से बचपन से ही अगर हम चंदन बला लाक्षादी तेल का अगर हम अभ्यंग करेंगे और बला का नस्य करेंगे, अभ्यंग और नस्य, तो इससे क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, प्यूबरिटी, वो टाइम पे आएगा और वो स्थिर रहेगा, उनमें इरेगुलर मेंसेस नहीं आएगा। मतलब बचपन से ही अगर हमने चंदन बला लाक्षादी तेल का रोज अभ्यंग करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और अस्थि तत्व जो है उसको मजबूत भी बनाते हैं, तो अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराश्रम वातः, ऐसे जो बोला है दिनचर्या में अभ्यंग करने के लिए बोला है, वह जरूर करना चाहिए। पुरुषों, मेल चाइल्ड है तो उसमें विष्णु तेल, नारायण तेल, ऐसे तेल का अगर अभ्यंग, ऐसा नहीं है चंदन वाला लाक्षादी तेल का भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यंग करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से जब शैया मूत्रता होती है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो क्या करना है कि वचा और एला, इलायची और वचा जो रहता है उसका शीरपाक देना है। उससे क्या होता है कि वचा और बला के शीरपाक से कृमि पातन होता है, और बच्चे जो दांत कट कट आते हैं वह कम हो जाता है, शैया मूत्रता कम हो जाती है। उसी तरह से अग्नितुंडी रस और एकांगवीर रस अगर हम दें तो बच्चे को मतलब ये देते हैं, तो जैसे अगर बच्चों को झटके आ रहे हैं सोते टाइम, तो वह प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसी तरह से कपड़े में सुपारी जैसा रख के शैया मूत्रता में कमर में पहले कुछ तो ऐसे धागा टाइप बांधा जाता था, उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, तो कमर में ऐसे ऐसे नाड़ा टाइप ऐसे बांधा जाता था, डाना टाइप ऐसे बांधा जाता था। तो वैसे ही कमर में बांध के और एक सुपारी टाइप बांधे, मतलब एक कपड़े में सुपारी बांध के करें, तो जब प्रेशर आएगा ना, यूरिन ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, तो संवेदना आएगी, नींद टूट जाएगा। तो ऐसा प्रयोग अगर करें ना, तो शैया मूत्रता में बहुत ही अच्छा फायदा होता है, मल मूत्र की संवेदना पता चलती है। इसी तरह से अगर उसको पहले बोल देना चाहिए कि बार बार ऐसे बोलना चाहिए सोने के पहले बच्चे को कि डोंट यूरिनेट ड्यूरिंग स्लीप, डोंट यूरिनेट, मतलब आप पेशाब मत करना, मत करना। तो उसमें फिर वो क्या होते हैं, छोटे बच्चे माँ से जुड़े होते हैं, और माँ की हर बात उनको ऐसे लगती है कि गुरु वचन है। तो अगर वो स्मृति में रह गया कि नहीं यूरिन करना है, तो वो बच्चे नहीं करते हैं। शैया मूत्रता में ये भी बात करना चाहिए। और अगर तब भी हो रहा है, वो ब्लैडर अगर बहुत लूज है, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो दशमूल तेल का, दशमूल काढ़े का और धन्वंतर तेल का मात्रा बचती बहुत कम मात्रा में कंटिन्यू देना चाहिए, और बच्चा तेल का शिरोधारा करना चाहिए। इससे भी शैया मूत्रता बहुत अच्छे तरह से ठीक हो जाती है। जितना हम धन्वंतर तेल का बस्ती देंगे ना, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो हैं उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, और फिर वो, और दशमूल काढ़े का देते हैं तो वायु निकलते जाता है, अपान वायु रेगुलेट हो जाती है, तो शैया मूत्रता ठीक हो जाता है, और पूरा नर्वस सिस्टम तक उसका काम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वचा तेल का शिरोधारा करना है बच्चे को, और धन्वंतर तेल और दशमूल काढ़े का हमें मात्रा बचती के हिसाब से ये कंटिन्यू देना है 2-3 महीने, तो शैया मूत्रता ठीक हो जाता है। चलिए, आप कंचन मैडम या अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे शैया मूत्रता पे, आपका कोई अनुभव है तो शेयर करेंगे प्लीज। जी सर। शैया मूत्रता में मैं मोस्टली विशत इंदुक वटी चंद्रप्रभा वटी दे देती हूँ। और अगर कृमि लग रहा है मुझे वहां, तो मैं कृमि कुठार रस दे देती हूँ। विडंगा अरिष्ट है, अजमोदादी चूर्ण का भी कृमि पे बहुत अच्छा काम होता है। मतलब अगर हम 1 चम्मच अजमोदादी चूर्ण ले और 1 चम्मच गुड़ डाले उसमें, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें,
और फिर उसको ना सुबह खाने के पहले, दोपहर के खाने के पहले और रात के खाने के पहले ऐसे खिला दे। तो ये इससे भी हमें बहुत अच्छे से मतलब उसका वातानुलोमन भी अच्छे से हो जाता है, उसका अग्निदीपन भी अच्छे से हो जाता है। और यूरिन जो उसको होल्ड मतलब वो ना बच्चों को खाली एक हमारे हमें ना ऐसे लगता है कि कोई एक्चुअली कभी कभी प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर वो आलसी टाइप होने की वजह से रात में उठते नहीं है। तो हमें थोड़ा सा उन्हें, जैसे आपने बोला कि उनको बोलना है कि रात में पेशाब नहीं करनी चाहिए बेड में, तो उनको थोड़ा सा अलार्म लगा के उठाने की भी आदत डाल सकते हैं हम लोग। या फिर उनका जैसे 8 बजे के बाद थोड़ा वाटर इंटेक जो है वो कम कर दें। थोड़ा अगर पानी पीना भी चाहता है बच्चा तो थोड़ा सा सीप सीप करके पानी दे सकते हैं अगर जरूरत लगे तो इन आदतों की वजह से भी हम बहुत बार शैया मुतरता में फायदा देखते हैं। बहुत बार बच्चों में नहीं समझता है, बहुत गहरी नींद में होते हैं, तो हमें वहाँ पे मेडिसिन चलानी पड़ती है। तो जो अभी मैंने बताया वो मेडिसिन मैं मोस्टली चलाती हूँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि 5 साल का बच्चा भी इतना अच्छे से मतलब यूरिन आई है बताता भी है खुद, मतलब वो ट्रेन हो जाते हैं। और बहुत बार रात में भी उठ के भी अगर उनको आ रही है तो वो जाते हैं। और बहुत बार ऐसे भी देखा है मैंने 13-14 साल के बच्चे भी, तो वो बेड में ही मतलब बेड वेट कर रहे हैं, ऐसे भी देखते हैं। तो इनको हमको दोनों साइड के जो पेशेंट है, छोटे एकदम एकदम छोटे बच्चे हैं और एकदम थोड़े से बड़े साइड के बच्चे हैं, तो उनको दोनों को हेतु को निकाल के फिर हम ट्रीट करें तो मुझे लगता है कि हम अच्छे से उन्हें हमारी आयुर्वेद मेडिसिन से हमारी जो हम उन्हें जो कल्प दे रहे हैं उसका सबका हमें बहुत अच्छे से फायदा दिखेगा सर। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अभी हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमें ब्रेक चाहिए। अब हम 9 बजे मिलेंगे और क्लिनिकल संभाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।